ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन संकट से अब बाजार उबरने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि इस संभलते बाजार में 10 बड़े नए आईपीओ आने के लिए कतार में खड़े हैं। और इसी पर पूरी डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिम्पी, बताइए। जैसे मार्केट ठीक हुआ है तो आईपीओ की चर्चा फिर से बाजार के अंदर काफ़ी जोरों शोर से उठने लगी है और देश का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी वो भी आ सकता है मैदान में, जो कि 65,000 करोड़ बजट आएगा। मैं आपके सामने एक पूरी सूची रखता हूं। करीब 90,000 करोड़ रुपए की आईपीओ अगले चल के लाइनअप हैं जो कि आ सकते हैं। उसमें से प्रमुख रहेगा एलआईसी, जो कि 65,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। डिलीवरी नाम की एक लॉजिस्टिक कंपनी है, वो भी पैसा जुटा सकती है, करीब 7,500 करोड़ रुपया। इसके अलावा एपीआई होल्डिंग, जो कि फार्म इजी के नाम से आप जो ऐप देखते हैं जिससे आप दवाइयाँ अपनी बुक करते हैं, वो भी पैसा जुटाने के लिए बाजार में आ सकता है। और इसके अलावा गो एयरवेज, जिसका 10% मार्केट शेयर है एयरलाइंस के अंदर, वो भी पैसा जुटाने के लिए बाजार में आएगा। मैं एक एक करके आपके सामने आंकड़े रखता हूँ कि कितने कितने नंबर्स वो जुटा सकते हैं। जैसे शुरुआत करेंगे एलआईसी के साथ, करीब 65,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ होगा। और ये आईपीओ इस लिहाज से इतना बड़ा है कि अगर आप सारी प्राइवेट कंपनीज का एयूएम जोड़ दें, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट, तो एलआईसी उसमें भी 3 गुना बड़ा है और देश का सबसे बड़ा मार्केट शेयर 66% से भी ज़्यादा इसकी हिस्सेदारी है। तो ये अपना 5% हिस्सा बेच के करीब 65,000 करोड़ रुपए बाजार से जुटाने के लिए आ सकता है। दूसरा होगा डिलीवरी। ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि ई कॉमर्स के अंदर भी है और सीधा वेयर हाउसिंग और इस तरह की लॉजिस्टिक सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। इसके बारे में देखें तो करीब 7,500 करोड़ रुपए का आईपीओ अपना लेके आ सकते हैं, जो कि कंपनी पैसा जुटाएगी। मार्केट शेयर में इनका करीब 20% हिस्सेदारी है और रेवेन्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो सालाना करीब कंपनी 48% से ग्रो कर रही है और अब इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़कर करीब 3640 करोड़ रुपए का हो चुका है। आगे तीसरी कंपनी की बात बोलते हैं, वो है एपीआई होल्डिंग्स। एपीआई होल्डिंग जो कंपनी है वो फार्म इजी नाम का एक ऐप या फिर एक तरह की सर्विसेज है जो कि आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप जो दवा भी मंगवाते हैं ऑनलाइन, उसका सबसे बड़ा जॉइंट ये है, उसका सबसे बड़ा प्लेयर भारत में ये है और इसका जो सर्विसेज है वो देश भर में फैली हुई हैं और हेल्थ के कई सारी और सर्विसेज भी, न केवल दवा की बल्कि और सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि डॉक्टर की बुकिंग और कुछ लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज भी इनके ऐप से आप कर सकते हैं। ये पैसा जुटाएगी तो ये करीब 6,250 करोड़ रुपए जुटा सकती है। आगे एक और कंपनी है गो एयरवेज, जिसका टोटल एयरलाइंस बिजनेस के अंदर भारत के अंदर करीब 10% की हिस्सेदारी है और करीब 57 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इनके पास है। 94 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हुए हैं जो कि आगे चल के अगले 2 से 2.5 साल में इनके पास जुड़ जाएंगे, इनके बेड़े में जुड़ जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वाडिया ग्रुप की कंपनी है, जिस ग्रुप की बॉम्बे डाइन जैसी बड़ी रियल एस्टेट जैसी कंपनी भी है। अब आज से इसकी इंपॉर्टेंस पे एक पैसा कितना जुटा सकती है, 3600 करोड़ रुपए के आसपास का इन्होंने डीआरएच पे दाखिल किया हुआ है, यानी कि आने वाले दिनों में गो एयरवेज 3600 करोड़ रुपए बाजार से जुटाने वाली है। ये एक प्रमुख आईपीओ थे जो कि रकम जुटाएंगे आगे चल के। धन्यवाद डिम्पी। तो नजर रहेगी इन सभी आईपीओस पे। तो 90,000 करोड़ के आईपीओ भारतीय मार्केट में जल्द ही आने वाले हैं। पर आईपीओ की बात चल रही है तो कैसे ना बात करें पेटीएम की, क्योंकि आज भी ये स्टॉक सुर्खियों में था। लिस्टिंग के बाद लगातार हम इसकी पिटाई होते हुए देख रहे हैं, जहां पे आज पेटीएम पेमेंट बैंक पर गंभीर आरोप लगा है कि कंपनी ने चीन की फर्म को डेटा भेजा है। क्या है यह आरोप और पेटीएम की तरफ से क्या है इस पर सफाई, इसी पे देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पेटीएम के दिन आजकल बुरे चल रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर हाल ही में आरबीआई ने नए कस्टमर्स को जोड़ने पर रोक लगा दी थी। अब ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आई है कि पेटीएम पर एक कार्रवाई ग्राहकों का डाटा चीन की एक फर्म के साथ शेयर करने के आरोप में की गई है। बताया जा रहा है कि पेटीएम ने विदेशी सर्वर पर ग्राहकों की जानकारी शेयर की, जो आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, ये पूरी कहानी क्या है? जी हाँ, पेटीएम ने अपनी सफाई में ज़रूर कहा है कि जो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स हैं आरबीआई के, उनका कोई भी जो रूल है वो ब्रेक नहीं हुआ है। सारे जो सर्वर्स हैं, सारा जो डेटा है वो भारत में ही है। जो ईटी नाउ स्वदेश के साथ बातचीत की विजय शेखर शर्मा ने, उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया कि ज़रूर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है नए कस्टमर्स को पेटीएम पेमेंट बैंक में जोड़ने पर जो यूपीआई के कस्टमर्स हैं उन पर कोई असर नहीं है, वो पहले की तरह काम करते रहेंगे। साथ
साथ ही साथ ग्राहकों का एडिशन भी हो सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि आरबीआई ने जो हवाला दिया था जो नए कस्टमर्स पर बैन लगाने का, वो इसलिए था कि मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स बोला गया, लेकिन उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आखिर वो कंसर्न्स क्या रहे जिस वजह से ये प्रतिबंध लगाया गया है पेटीएम पर। आपको याद होगा इसी तरीके से अमेरिकन एक्सप्रेस पे भी प्रतिबंध लगाए गए थे और उन पर आरोप ये थे कि उन्होंने जो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स हैं उनका पालन नहीं किया। लेकिन पेटीएम ने जो ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत की उसमें पूरी तरीके से ये सफाई दी है कि जो नॉर्म्स हैं उनको ब्रेक नहीं किया गया है, साथ ही साथ उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी इंटैक्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। पेटीएम ने इस रिपोर्ट पर भी अपनी सफाई दे दी है। पेटीएम ने कहा है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट छपी है जिसमें चीनी कंपनियों को डेटा लीक होने का दावा किया गया है वो झूठी और सनसनीखेज है। कंपनी के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कंपनी पर ये लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आइए पहले उनकी बात सुन लेते हैं। There is absolutely no observation, comment, or input related to any data sharing or data access issue whatsoever. Forget about adding a Chinese flavor to it. This is extremely sensational, rubbish, and illogical of somebody to take this out as if it is an observation when factually there is absolutely no such reference near or far that could be even interpreted in stretch imagination that there is any relation to the kind of news that I read. Paytm bank systems are completely, since the beginning, are in India. The system is completely controlled and governed by various IT policies of regulator as payment bank, central bank, RBI, and according to India's data localization laws. चलिए, इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी कंसल्टिंग एडिटर ईटी नाउ से मैथिली भूषण मठ। मैथिली मैम, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में जो ये दावे किए गए हैं वो काफ़ी सनसनीखेज हैं। कैसे देखती हैं आप इनको, अगर ये सच निकल जाए तो? देखिए, अभी तक तो हमें ये सिर्फ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, क्योंकि आरबीआई की जो प्रेस रिलीज थी पिछले शुक्रवार को जो उन्होंने प्रेस रिलीज निकाला था उसके मुताबिक यही था कि पेटीएम बैंक को नए कस्टमर्स नहीं ले सकते, और उन्होंने ये बोला कि उनके कोई मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स हैं। ये क्या सुपरवाइजरी कंसर्न्स है, कितने मटेरियल है, ये उन्होंने पूरा इलाबरेट बिल्कुल नहीं किया। लेकिन ये था कि उन्होंने बोला पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कि आप इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म को अपॉइंट करिए जो आपकी आईटी इश्यूज के पे ऑडिट करे। तो उसके आरबीआई के रिलीज के मुताबिक तो हमें ये कुछ नहीं पता चला कि किस मामले में, और ऐसा पहले, क्योंकि पहली बार नहीं है, 2018 में भी एक बार ऐसा बैन हुआ था और 2021 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे मॉनेटरी पेनल्टी लगाया गया कि उन्होंने नो योर कस्टमर जो कहते हैं हम, केवाईसी नॉर्म्स जो हम कहते हैं, उनकी काफी वायलेशंस थी, तो उन्होंने मॉनेटरी पेनल्टी उन पर इम्पोज किया था। और पेटीएम की जो आईपीओ है उसके टाइम जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, बीआरएचपी जो हम कहते हैं, उसमें उन्होंने लिस्ट किए थे 13 केसेस वायलेशन की केसेस लिस्ट किए थे। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में काफी सारे वायलेशंस होते हैं, और इसलिए हमको थोड़ा इससे ध्यान पे देखना चाहिए कि अगर ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट सही है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने जो डेटा जो स्टोर किया था या लोकेट किया था सर्वर्स, वो चीनी कंपनीज के साथ था कि बाहर, देश के बाहर था, ये आरबीआई के डेटा सर्वर लोकलाइजेशन नॉर्म्स की कंप्लीट वायलेशन है। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि पेटीएम में रफली 32% चाइनीज फर्म्स अलीबाबा और एंट ग्रुप के पास है, और ये पेटीएम 49% of Paytm Payments Bank is owned by Paytm, which in turn is owned 32% by Chinese firms. So clearly we have reasons to be concerned, खासकर अगर ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही है। अभी तक तो हमको पता नहीं है, रिजर्व बैंक ने कुछ बोला नहीं है कि ये सही है कि नहीं, but clearly there is much reason for everybody to worry। और इसलिए हमने देखा कि आज पेटीएम के शेयर्स काफी गिर गए हैं। उनका जब नवंबर में आईपीओ आया था, इशू प्राइस था 2150, आज उनका प्राइस है 680 रुपीज। तो शेयर होल्डर्स को भी काफी नुकसान हुआ है। तो क्लियरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज सुपरवाइजर मस्ट कम आउट एंड से ये क्या वायलेशंस है, क्या है ये मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स, ताकि कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, सभी को रीअश्योरेंस मिले कि they know the truth of the matter rather than conjecture.
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैथिली मैम आपने। इस पे मेरा एक और अगला जो सवाल था वो ये था कि आपने जैसे कहा कि आरबीआई के जो नॉर्म्स होते हैं वो डेटा के वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसी कोई भी चीज़ होनी है, और हम केवल बात पेटीएम की बात ना करके किसी और बैंक की बात करें, इस तरीके का अगर कुछ होता है तो कितना सीरियस ग्रीवियंस है इन द नॉर्म्स ऑफ आरबीआई? देखिए, ये तो बहुत ही सीरियस वायलेशन है और आरबीआई काफी सालों से बोल रहा था। और जैसे हमने देखा मास्टर कार्ड, वीजा, जो फॉरेन कंपनीज है, दे वर वेरी रिलक्टेंट इनिशियली कि टू कंप्लाई विद आरबीआई नॉर्म्स, लेकिन आरबीआई ने इंसिस्ट किया कि फाइनेंशियल डेटा खासकर हम ये नहीं चाहते कि किसी और के साथ हो। अगर आपको चाहिए तो एक कॉपी या डेटा की एक कॉपी बाहर रह सकता है, लेकिन जो सर्वर है वो इंडिया में ही लोकेट हो और जो डेटा स्टोरेज है वो भी इंडिया में ही लोकेट हो। और खासकर अगर ये सर्वर्स और डेटा चाइनीज कंपनीज को जा रहे हैं, गिवन द फैक्ट दैट वी डू नॉट हैव अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है, जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, देयर इज लॉट ऑफ कुछ ऐसे डाउट, सस्पिशन, जो भी हम कह सकते हैं इंडो चीनी रिलेशंस के बीच में। तो अगर हमको ये पता चला कि हमारी फाइनेंशियल डेटा चाइनीज कंपनीज को जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अगर अफसोस की बात है। तो आई थिंक आरबीआई विल कम डाउन ऑन इट वेरी सिवियरली। लेकिन अभी तक मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के प्रमोटर है उन्होंने कंप्लीटली डिनाई की है। तो इस माहौल में इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कम आउट एंड क्लियर द एयर। इससे पहले मैथिली मैम कभी कुछ किसी, और केवल बात में डेटा के बाहर जाने की बात नहीं करो, हिंदुस्तान में क्या इससे पहले आपकी याददाश्त में कभी आरबीआई ने कुछ इस तरह की कार्रवाई करी हो किसी बैंक पे जिसका डेटा प्रोटेक्टेड ना हो? क्रेडिट कार्ड जो है ना, पेटीएम वॉलेट है, लेकिन अर्लियर क्रेडिट कार्ड जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, जो खासकर इवन व्हेन बैंक्स इश्यू क्रेडिट कार्ड्स, उनका हमेशा जो एनेबलर है वो वीजा और मास्टर कार्ड है। तो उन्होंने काफी टाइम से वीजा और मास्टर कार्ड ने काफी रेजिस्ट किया कि आरबीआई के जो नॉर्म्स है वो हम नहीं कंप्लाई कर सकते, बहुत मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, ये सब बोला। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला और बीच में मेरे ख्याल से मास्टर कार्ड या वीजा एक कंपनी पे उन्होंने रोक दिया था, और एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पे भी उन्होंने बोला कि आपके आईटी सिस्टम्स एकदम सही नहीं है, तो इसलिए आप नए कस्टमर्स नहीं ले सकते। तो आरबीआई नाउ अंडरस्टैंडेबली इज वरीड अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, particularly about leakage of information technology because of lapses in IT। क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, देश के बाहर लीक हो सकती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले भी उन्होंने काफी इस तरह का एक्शन किया है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये पेटीएम बैंक के बारे में ये पहली बार नहीं है। जो बैंक सिर्फ 4-5 साल की उम्र के है, इट इज बीन इन एग्जिस्टेंस ओनली अबाउट 4 or 5 years, और ये तीसरी चौथी बार उनके ऊपर ऐसा कार्रवाई लगाना पड़ रहा है या एक्शन लेना पड़ रहा है। तो ये सर्टेनली इट इज नॉट अ हैप्पी न्यूज एट ऑल। तो ये थी आपके लिए पूरी चर्चा कि पेटीएम पे किस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं और उसको लेकर कंपनी की तरफ से क्या सफाई आ रही है और उसको लेकर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्या है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयर इंडिया की, जहां पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के चेयरमैन की भी जिम्मेदारी संभालेंगे और उनकी नियुक्ति को कंपनी की बोर्ड मीटिंग में आज मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं चेयरमैन बनने के बाद एन चंद्रशेखरन का सबसे पहला बड़ा काम जो होगा वो एयर इंडिया के सीईओ को तलाशने का होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए और इस खबर को और विस्तार में समझने के लिए आइए चलते हैं ईटीना स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित के पास। समीर, बताइए। एयर इंडिया को लेकर के बड़ा डेवलपमेंट ये कि एन चंद्रशेखरन अब एयर इंडिया की कमान बतौर चेयरमैन संभालेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते बोर्ड डायरेक्टर्स की अहम बैठक में इस बात पर औपचारिक रूप से फैसला लिया गया कि एन चंद्रशेखरन, जो कि मौजूदा समय में टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, वो अब एयर इंडिया ग्रुप की भी कमान संभालेंगे बतौर चेयरमैन। और इस बात को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी इस बात को हामी भर दी है, अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है। हम सभी को पता है कि एन चंद्रशेखरन को ये दूसरा टर्म पिछले फरवरी को दिया गया कि वो टाटा सन्स की कमान संभाले बतौर चेयरमैन, और अब वो एयर इंडिया की भी कमान बतौर चेयरमैन संभालेंगे। और उसके बाद कई बैठकें भी की गई जिसमें एन चंद्रशेखरन शामिल रहे और उन्होंने ये तय किया कि किस तरीके से एयर इंडिया के आने वाले दिनों में क्या प्लान्स रह सकते हैं, यात्री सुविधाओं में क्या इजाफा किया जा सकता है, फ्लाइंग एक्सपीरियंस में कैसे उसको बेहतरी की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें एयर इंडिया को लेकर के इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि वो बड़ा बदलाव जो एयर इंडिया को लेकर के दावा किया जा रहा है वो भी ज़मीनी स्तर पर जल्द दिखना शुरू
शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सूत्र ये बता रहे हैं कि एयर इंडिया के नए सीईओ का भी नाम जल्द ऐलान किया जा सकता है। पिछले समय में जो इल्खेर आयसी जो कि टर्किश एयरलाइन के चेयरमैन रह चुके हैं, उनके नाम को तय किया था टाटा सन्स ने, लेकिन उनके नाम पर जबरदस्त विरोध भारत में रहा, जिसके बाद इल्खेर आयसी ने अपने नई भूमिका में यानी कि सीईओ एयर इंडिया की का जो रोल है उसको अपनाने से एक तरीके से इनकार कर दिया और उसके बाद टाटा सन्स ने नए सिरे से ये तलाश शुरू करी और माने जा रहा है कि एक नाम जिस पर औपचारिक रूप से लगभग सहमति बनती हुई नजर आ रही है, वो नाम जल्द ही ऐलान किया जाएगा। तो एयर इंडिया को लेकर के ये अहम डेवलपमेंट, मैनेजमेंट से लेकर के ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से नए प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, उसकी शुरुआत यहां पर होती हुई दिख रही है। धन्यवाद समीर, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। पर चलिए स्वदेश आर में स्वदेश आर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं महंगाई की। जहां पे मुसीबत आती है तो चौतरफा आती है। वहीं क्रूड के दाम बढ़ने से अब हवाई किराए बढ़ रहे हैं और फेस्टिव सीजन में इसके और भी बढ़ने की आशंका लगाई जा रही है। इसी पर हमने की है एक खास चर्चा, उसी का देखिए आप एक छोटा सा अंश। त्योहारों के समय पे अगर घर जाने की सोच रहे हैं और टिकट नहीं करवाई है और इंतज़ार कर रहे हैं तो जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में टिकट के किराए इतने बढ़ जाएं कि आपकी बजट आपको टिकट कराने की इजाज़त ना दे। एटीएफ के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्रूड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इस बढ़ते फ्यूल के दामों को बहुत दिनों तक अब एयरलाइन कंपनियां नहीं झेल पाएंगी, बल्कि कई जगहों पर तो अभी से ही दाम बढ़ चुके हैं। इस बारे में पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने में हवाई किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जो आंकड़े हैं उसको अगर समझेंगे तो ये बढ़ोतरी तकरीबन 30% से ज्यादा है। जो देश के बिजी रूट है, मसलन दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली कोलकाता, ऐसे बिजी रूट पे जो हवाई किराया 1 फरवरी के आसपास तकरीबन 4000 से 4500 रुपए प्रति सीट हुआ करता था, वही किराया फिलहाल 15 मार्च के आसपास 6500 से ऊपर पहुंच गया है। और एयरलाइन सूत्रों के मुताबिक ये किराए में बढ़ोतरी आने वाले दिनों में और हो सकती है। समीर दीक्षित, ET9 स्वदेश। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित भी मौजूद हैं और परवेज दमानिया जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद है। सबसे पहले समीर, आपके पास आना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या अभी जो आपने बताया कि जो किराए अब 7000 के पार हो चुके हैं, वो अभी ट्रेलर है, पिक्चर इसकी अभी बाकी है और महंगे हो सकते हैं किराए? जी बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना इस बात को लेकर के है क्योंकि 15 मार्च को, क्योंकि 1 महीने में 2 बार ऐसा होता है कि जब एयरलाइंस तेल के दामों को उसकी समीक्षा करती हैं और 15 मार्च को एक बार दोबारा समीक्षा होने जा रही है। तमाम ऑयल कंपनियां तेल के दामों की समीक्षा करेंगी और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि पिछले हमने देखा कि 1 से 2 दिन में कुछ ठहराव देखा गया है, लेकिन ये संभावना है कि टरबाइन फ्यूल यानी कि हवाई ईंधन के दाम एक बार समीक्षा में दोबारा बढ़ सकते हैं और उसमें अगर एक मामूली भी इजाफा होता है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले दिनों में जो डोमेस्टिक एयर ट्रैवल है वो और महंगा हो सकता है, क्योंकि एयरलाइंस की तमाम एयरलाइंस से जो हमने बातचीत करी उन्होंने बताया कि उनके पास हवाई किराए को बढ़ाने के अलावा और ज़्यादा कोई विकल्प बचा नहीं था। जो अलग अलग तर्क दिए जाते हैं एयरलाइंस की तरफ से, उसमें एक तर्क प्रबल तौर पर यह दिया जाता है कि भारत में जो हवाई किराए हैं वो ग्लोबली यानी कि दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर उसके एविएशन को कंपेयर करें तो काफ़ी सस्ते हैं भारत में, और ऐसे में जब हवाई ईंधन तकरीबन 95,000 प्रति किलोलीटर पहुंच गया है, ऐसे में मजबूरी हो जाती है एयरलाइंस के लिए कि वो हवाई किराए को बढ़ाएं और एक बार समीक्षा बैठक जब करेंगी तेल कंपनियां और उसमें अगर थोड़ा बहुत भी इजाफा होता है तो संभव है कि एक बार फिर से हवाई किराए और बढ़ाए जा सके आने वाले दिनों में। परवेज सर हमारे साथ मौजूद है। परवेज सर, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा और जानना भी चाहूँगा कि जब ये जो दाम बढ़ते हैं, हमें कहा जाता है इनिशियली कि ये बकेट सिस्टम होता है जिससे आप एक एक करके सीट में दाम बढ़ाते हैं, तो क्या एक साथ जब दाम बढ़ते हैं एयरलाइंस के तो ये एक कॉल होता है एयरलाइंस का किस तरीके से उसको फॉलो करना है, एक दूसरे को फॉलो करके इस तरीके की जो प्राइसिंग होती है वो चलती है? देखिए, पहले तो कोई भी कंपनी, एयरलाइन रहे या कोई भी तरह की कंपनी, लॉस में तो काम नहीं करेगी। पहले इंडिया में फेयर्स बहुत कॉम्पिटिटिव थे और बहुत कम थे
लेकिन अभी अगर एयरलाइन को लगता है कि ये फ्यूल प्राइसेस में ये टिकट्स नहीं बेच सकते हैं तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ाएंगे। जब प्राइसेस एकदम लो थे तभी तो किसी ने कंप्लेन की नहीं कि प्राइसेस बहुत लो है। अभी जैसे इकोनॉमिक्स ही अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स हैव टू वर्क, द एयरलाइंस हैव टू ब्रेक इवन इफ नॉट मेक मनी। तो वो तो अगर एंड सी फ्यूल इज अ वेरी वेरी लार्ज कंपोनेंट ऑफ द एयरलाइन कॉस्ट। फ्यूल इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एयरलाइन कॉस्ट। अगर फ्यूल बढ़ता ही जाएगा तो एयरलाइन को मजबूरन प्राइस बढ़ाने पड़ेगा। और शायद ऐसा भी होगा कि वंस फ्यूल प्राइसेस कम डाउन एयरलाइन विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एयरलाइन कार्टेल करके प्राइस बढ़ा रहे, लेकिन सबको रियलाइज हो कि इसके बिना प्राइस इकोनॉमिक्स नहीं बढ़ेगा इसलिए उन्होंने बढ़ाए। सी देखिए ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है। वी डोंट वांट द गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइसेस एंड द पब्लिक। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई जिसको जाना है वो 1-2 हजार रुपए के लिए अपना ट्रिप कैंसिल कर देगा, प्लान चेंज कर देगा। यस, पीपल विल वॉच फेयर्स एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल टिकट्स। लेकिन अभी इसके एयरलाइन की भी मजबूरी है अगर प्राइसेस बढ़ते गए। ये दिस वॉर हैज कॉज्ड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड इट विल कॉज कॉम्प्लिकेशन, बट आई थिंक इट्स इन नोबडीज हैंड्स नाउ till airlines manage to get cheaper fuel, and I am sure government of India भी try कर रहे हैं। लेकिन तब तक हमको ये एडिशनल फ्यूल कॉस्ट की वजह से जो हायर फेयर्स है वो बढ़ने पड़ेंगे अपने। समीर, परवेज सर ने बोला कि वी डू नॉट वांट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन हेयर। उसी पे मेरा आपसे सवाल था, एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो इन बढ़ते दामों को किस तरीके से देख रही है, वहाँ पे क्या विचार है? जी बिल्कुल उत्कर्ष, आपके इस सवाल का जवाब अगर मैं बताना चाहूं तो अभी ठीक 13 मिनट पहले जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को लेकर के जवाब दिया है। एक सवाल उठा कि जो लगातार हवाई किराए बढ़ रहे हैं और जो एयरलाइंस पर दबाव पड़ रहा है, इसको लेकर के एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है। और उसी को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्लियामेंट में जो जवाब दिया है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो लगातार राज्यों से संपर्क में हैं। उनसे ये अपील की गई है कि जो वैट यानी कि हवाई ईंधन पर राज्य जो कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, उसको कम किया जाए। और उस अपील का नतीजा है कि अभी जो है वो तकरीबन 2 दर्जन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वैट जो है वो 25% से घटा करके 1 से 4% की रेंज तक लेकर के आए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन अभी भी जहां सबसे ज्यादा फ्लाइंग हो रही है, मसलन दिल्ली या महाराष्ट्र जैसे जो बड़े राज्य हैं, वहां पर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो हवाई ईंधन पे लगता है वो जबरदस्त तरीके से ज्यादा है। महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई में ये जो वैट है वो 25% है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का इस पर स्टैंड ये है कि वो राज्यों से अपील कर रही हैं कि अपने राज्य में अगर वो वैट कम करते हैं तो उसके कई फायदे होंगे। मसलन एक तो एयरलाइंस फ्यूलिंग ज़्यादा करेंगी, एक ये फायदा उनको मिलेगा। वहाँ पर एयरक्राफ्ट का, एयरलाइंस का जो ट्रैफिक होगा वो बढ़ेगा, उससे रेवेन्यूज़ में अच्छा खासा इजाफा होगा। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एक फ्रंट पे ये कोशिश कर रही है कि राज्यों से बात करके उन राज्यों में जो टैक्सेस लगते हैं उसको कम किया जाए। और दूसरी अहम कोशिश ये है कि पूरे ATF को GST के दायरे में लाया जाए। और उसमें संकेत ये मिला है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह इशारा किया था कि वो इसको लेकर के खाका तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द ही राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि GST काउंसिल की बैठक में उसको लेकर के आया जाए और उसमें एक आम सहमति बना करके ATF को GST के दायरे में लाया जाए और इस बात को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। परवेज सर, ये सवाल मेरा बाप से आता है। हम अक्सर ये सुनते आते हैं कि एविएशन जो है बड़ी हेविली टैक्स इंडस्ट्री है और अभी भी जो टैक्सेशन है वो ATF पे काफ़ी हाई है, एयरपोर्ट पे काफ़ी हाई टैक्सेस देती हैं एयरलाइंस। क्या वहाँ पे अब समय है थोड़ा सा लीनियंसी बरतने की? ऑब्वियसली एक तो वैट हो गया जो कि स्टेट्स के हाथ में है, पर और भी कोई जगहें हैं जहाँ पे थोड़ा सा टैक्सेशन कम हो। तो जो प्रधानमंत्री का भी सपना है कि भाई जो हवाई चप्पल में पहनने वाला हवाई जहाज में उसके लायक वो फेयर आ सके कि वो उड़ पाए। पहले तो बहुत सालों से ये बात चल रही है कि एविएशन फ्यूल शुड बी ब्रॉट अंडर GST, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयरलाइन इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। अभी एक जमाने में जो था कि एयरलाइन में खाली पैसे वाले लोग ट्रैवल करते, ये बात सही नहीं है। टुडे एवरी कॉमन मैन इज ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट। ये बीजेपी गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ने हैज मेड इट वेरी वेरी वायबल फॉर द कॉमन मैन टू फ्लाई। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो सपोर्ट द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और जितना उनका वैट स्टेट गवर्नमेंट का है वो कम कर सके, सो फ्लाइंग बिकम्स इकोनॉमिकल। Growth of the airline is directly correlated to the growth of the nation. India में aviation before the COVID was the fastest growing industry.
इंडिया के जैसा ग्रोथ कोई भी जगह पे नहीं था। 17-18% ईयर टू ईयर ग्रोथ था, एंड दिस ग्रोथ इज रिफ्लेक्टेड इन अवर इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट को चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि ये ग्रोथ चालू रहे, द इकोनॉमी कीप्स मूविंग, so I think central government of course is doing everything, but state governments like particularly Maharashtra and Delhi should come forward and reduce the VAT on the fuel, so making it more viable. और अगर वापस ये आपने बात की वो सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट लुक एट एविएशन एंड फ्लाइंग एज अ लग्जरी, बट मोर ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री and cut down tax as much as possible so the aviation becomes viable, the airlines become viable, and the growth keeps on growing, and in turn support the nation and its infrastructure growth. प्रोफेसर आप हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप फ्लाइट टिकट अभी बुक करने की सोच रहे हैं तो आपको कितनी ज़्यादा कीमत चुकानी होगी, ये सारी जानकारी के साथ सौमित सरकार हमारे साथ जुड़े हैं। सौमित बताएं हमें। एयरलाइन कंपनीज फोकस में रहेगी और इस बार जो न्यूज़ है उस वजह से एक आम आदमी के पॉकेट पे भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम देखते हैं तो मेजर एयरलाइन कंपनीज ने एक मेजर प्राइस हाइक किया है टिकट प्राइसेस में, और ऐसा पहली बार हुआ है अगस्त 2021 से लेके अब तक। अब इस बीच में थोड़े बहुत ट्वीक्स तो प्राइसिंग में एयरलाइन कंपनीज ने की थी, बट ऐसा बड़ा हाइक, मेजर हाइक पहली बार देखने को मिला है अगस्त 2021 से लेके अभी तक। और ये हमने टॉप 20 मेजर रूट्स जो है इंडिया में उसके लिए हमने देखा है। अब अगर हम 7 डे फॉरवर्ड बुकिंग के जो टिकट प्राइसेस है वो देखते हैं तो उसमें करीब 10 to 23% का हाइक देखने को मिला है, और जो 2 मंथ फॉरवर्ड टिकट प्राइसेस है उसमें करीब 50 to 160% का टिकट प्राइस हाइक देखने को मिला है। अब ये प्राइसेस हमने कल चेक की थी, इसका मतलब ये हुआ कि 7 डे फॉरवर्ड मतलब मार्च 20 के टिकट के प्राइसेस है, और 2 मंथ फॉरवर्ड मतलब मई 12 के टिकट के प्राइसेस हमने चेक की थी, और मई 12 एक पीक हॉलीडे सीजन होता है। अब अगर हम 7 डे फॉरवर्ड देखते हैं तो कौन से रूट्स जिसमें सबसे ज़्यादा हाइक देखने को मिला था वो था दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली हैदराबाद और दिल्ली पुणे। और अगर 2 मंथ फॉरवर्ड की जो रेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा हाइक हमें दिल्ली चेन्नई, हैदराबाद दिल्ली, दिल्ली पुणे और मुंबई बैंगलोर के रूट्स में हमें सबसे ज़्यादा हाइक देखने को मिला था। अब एक ऑब्वियसली रीज़न है ये हाइक के पीछे, वो है कि जो ब्रेंट क्रूड है उसके जो प्राइजेस सर्ज हुए थे उसके वजह से फ्यूल कॉस्ट कंपनीज के लिए काफ़ी बढ़ गई थी। अगर हम अगस्त से लेकर अब तक देखते हैं तो ब्रेंट क्रूड करीब 43% से बढ़ चुका है, और उसी के सामने अगर हम फ्यूल कॉस्ट देखते हैं या जेट फ्यूल के प्राइसेस देखते हैं वो भी करीब 37% से बढ़ चुका है। अब ये हाइक जो हुआ है टिकट प्राइसेस में, ये एयरलाइन कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो फ्यूल कॉस्ट में सर्ज हुआ है वो इजीली पास ऑन कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, और इसके वजह से वो अपने जो मार्जिन्स है वो भी मेंटेन कर पाएंगे। बट एक बात ज़रूर देखनी होगी हमें आगे जाके कि कंज्यूमर्स कैसे रिएक्ट करते हैं इस प्राइस हाइक के लिए, और आगे जाके डिमांड कैसे शेप अप करता है एयरलाइन सेक्टर में। चलिए हम परवेज सर आपके पास फिर से आते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर यही है, अगर आप 10 साल में एविएशन इंडस्ट्री को देखें, 2 से 3 बड़े नाम तो मेरी याददाश्त में है, चाहे वो किंगफिशर हो, जेट एयरवेज हो, स्पाइस जेट की एक बार ओनरशिप बदल चुकी है। तो ये इतना ज़्यादा कटथ्रोट कंपटीशन है सेक्टर में, क्या आपको लगता है कि अगर इस तरीके से दाम बढ़ते रहे तो हम एक और कैजुअलिटी देख सकते हैं आने वाले समय में? बल्कि हमारे पास और कैपेसिटी आ रही है, आकाशा आने वाला है, जेट वापस आने वाला है, और उसके बाद एयर इंडिया का भी अब ट्रांजिशन फेज चालू हो चुका है। नहीं, देखिए, if some airlines have closed down, there are more than other reasons, just not the fuel prices. मैनेजमेंट के भी इश्यूज हो सकते हैं, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखिए, एयरलाइन इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री एंड मार्जिन्स आर वेफर थिन, और कोविड में भी एयरलाइंस ने बहुत सफर किया है। इसलिए मैं वापस एक और कोविड में आपको याद है जब एयरलाइंस चालू हुए थे तो गवर्नमेंट ने अपर कैप और लोअर कैप रखा था, जिसलिए प्राइसेस वोंट शूट अप टू मच एंड प्राइसेस वोंट फॉल डाउन टू मच, सो द एयरलाइंस डोंट कोलैप्स। अभी मुझे लगता है अभी कोई कैप रखा नहीं गवर्नमेंट ने, तो मुझे लग रहा है ये प्राइस हाइक से कि एयरलाइंस को भी पैसेंजर्स चाहिए, पैसेंजर्स को भी एयरलाइन चाहिए, इसलिए एयरलाइंस प्राइसेस इतने कभी बढ़ा नहीं देंगे और इतना अनइकोनॉमिकल फ्लाइंग नहीं कर देंगे जिससे पैसेंजर कम हो जाएगा। So I think there is an automatic check and balance between the prices and the amount of passengers. ये war के वजह से things have gone completely haywire and before that of COVID. But I'm sure जैसे ये war का माहौल खत्म हो जाएगा, fuel prices will come down to a manageable level, and again the ticket prices will come to a manageable level. People need to fly. People will keep flying. Airlines will give excellent rates. So I think this is a temporary hiccup. इसे कोई ज्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है।
थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। और एक बात, आपने जो रूट्स बताए, देखिए वो सब ऑल आर ट्रंक एंड बिजनेस रूट्स। जहां भी प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे, दे आर ऑल बिजनेस, not holiday season. इसलिए maximum price has hiked up on the trunk routes, and that is believable because those are the trunk routes. उस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, उस पे सबसे ज्यादा बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन को मुंबई से दिल्ली जाना पड़े उसके काम के वजह से, तो अगर 5,500 की जगह 7,000 भी पैर है तो वो तो लेके चला जाएगा। ही इज नॉट गोइंग टू चेंज हिज शेड्यूल बिकॉज ऑफ 1,500 rupees. But I am genuinely thinking that it's a matter of time before prices come down and make it viable. But airline ने भी कभी prices इतने कम नहीं रखना चाहिए जिनसे उनकी इकोनॉमी भी इफेक्ट हो। So airlines have to test the waters and decide accordingly what is the best level where passengers will come and they will not remain. तो ये थी आपके लिए पूरी रिपोर्ट, किस तरीके से एयरलाइन कंपनीज को अब क्रूड की बढ़ती कीमतों के चलते अपने टिकट के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। पर अभी हम देखें तो क्रूड में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। कच्चे तेल में गिरावट बढ़ती हुई नजर आई है, जहां पे ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो $106 प्रति बैरल के भी नीचे पहुंच चुका है। वहीं नाइमेक्स क्रूड करीब 7% की फिलहाल गिरावट दिखा रहा है और $102 के नीचे ये फिसलता हुआ नजर आया है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि $130 के भी ऊपर क्रूड के दाम निकलते हुए नजर आए थे। बट आइए जानते हैं एक्सपर्ट से कि क्या है इस पीछे की वजह कि इतनी गिरावट और इतना वॉलेटाइल दिख रहा है ये क्रूड का पूरा मूवमेंट, और आगे किस तरीके से निकल कर आ रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अब किशोर नारनी जी जुड़ चुके हैं, जो कि मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ कमोडिटीज और करेंसी है। किशोर जी, गुड इवनिंग, आपका बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश पे। सबसे पहले तो जिस तरीके का वॉलेटाइल मूवमेंट हमने क्रूड में हाल फिलहाल ये पूरे वॉर सिचुएशन में आते हुए देखा, अब उत्पादन बढ़ाने की बातें चल रही हैं, एक समय में इसकी कमी की बातें चल रही थी। तो क्या आप इसकी वजह निकाल रहे हैं कि इसके पीछे की क्या ठोस वजहें हैं जिसकी वजह से ये गिरावट हम देख रहे हैं? ठीक है, किशोर जी से एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि क्रूड के दामों में काफ़ी गिरावट आ चुकी है और अभी हम देखें तो $102 के भी नीचे क्रूड फिसलता हुआ नजर आया है, जहां पे नाइमेक्स में करीब 7% की गिरावट देख रहे हैं और हाल ही में ऊपरी स्तरों से ये 25% की गिरावट जो है हम देख रहे हैं। इसके पीछे की हमारी टीम ने कुछ वजह निकाली हैं। सबसे पहले हम आपको वो सामने रख देते हैं जहां पे ओपेक और IEA ने इस साल ओवर सप्लाई के संकेत दिए हैं। वहीं पे यूएस में ऑयल रीगल्स बढ़कर अब 663 हो गए हैं। वहां पे जो भी कच्चे तेल के रिजर्व्स थे वो बढ़ते हुए नजर आए हैं और पिछले 10 हफ्ते में से 9 बार रिग्स की संख्या जो है ये बढ़ी है। साथ ही यूएस में कई उत्पादकों को बढ़ाने की भी कोशिश की है और साथ ही ईरान, UAE और वेनेजुला से सप्लाई बढ़ाने की भी बात जो है वो चल रही है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी तनाव चल रहा था उसके बाद हमने देखा था कि कई सारे देश सामने आए थे। हालांकि यूएस और यूके जैसे देश बहुत ज्यादा तेल नहीं खरीदते थे रशिया से, बट ये सब जो पूरा माहौल और वातावरण बन गया था ये पूरी वॉर सिचुएशन का, उसके चलते इतना वॉलेटाइल मूवमेंट हमने क्रूड में आते हुए देखा था। पर आइए चलिए, अब हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं तो हम उनसे जानते हैं कि आगे की जो क्रूड की चाल है वो कैसे देख रहे हैं। किशोर जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ, आपका ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले जो गिरावट हम देख रहे हैं इसके पीछे के आप कौन से अहम कारण निकाल रहे हैं, और साथ ही आप अगर हमें बताएं कि आगे के स्तर अब क्रूड के आप किस तरीके से देख रहे हैं। गुड इवनिंग सृष्टि। आई थिंक जो पहले चीज है जो बढ़ा था ऑयल प्राइसेस जो 41% के आसपास जो बढ़ा था, उसका जो सीधी सी वजह थे कि कहीं ना कहीं रशियन ऑयल मार्केट से हटने का चांसेस थे कि जो सैंक्शंस के वजह से इधर ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर और पेमेंट सिस्टम्स के ऊपर, तो इस सिचुएशन को मार्केट कभी भी जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन आता है वर्स्ट कंडीशन डिस्काउंट हो जाता है मार्केट में एंड धीरे धीरे रियलिटी पे आ जाता है। और हाल फिलहाल के लिए दो चीजें चल रहा है। फर्स्ट थिंग इज कि यूरोप
बहुत क्लियरली मार्केट को ये इंडिकेशन दे रहा है कि उन लोग रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को बंद नहीं कर सकते हैं, तो रशियन ऑयल यूरोप में चलता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो सैंक्शंस है, जो पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से रशिया को बाहर निकाला और बैंकिंग चैनल्स में जो प्रॉब्लम है उसको रशिया ने लोकल करेंसी, जैसा इंडिया रुपीस में इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल को फ्रॉम रशिया एट अ स्टीप डिस्काउंट, एक्चुअली ऑलमोस्ट रशिया 20 से $25 डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो कोई भी और करेंसी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो वहां पे हो रहा है। एंड तीसरी चीज है कि चाइना में थोड़ा बहुत जो ओमिक्रॉन केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सेंटिमेंट्स खराब है, लॉकडाउन इम्पोज किया हुआ है आजकल में, तो आई थिंक वो थोड़ा सेंटिमेंट को खराब कर रहे हैं। सो ये 3 चीजों की वजह से जो रशियन ऑयल बाहर नहीं जाएगा, अवेलेबिलिटी रहेगा। दूसरी चीज है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में थोड़ा सा जो शांति का वार्तालाप हो रहा है, थोड़ा बहुत उसमें सक्सेस मिलने का आशा दिख रहा है, तो वो है एक फैक्टर है। और तीसरे फैक्टर जो है चाइना में लॉकडाउन और जो कोविड केसेस जो चाइना में बढ़ रहे हैं, उसके वजह से थोड़ा सा नरमी हम लोगों को क्रूड में देखने के लिए मिल रहा है। जी किशोर जी, मेरा दूसरा सवाल है कि आने वाले समय में अब आप कौन से स्तर देख रहे हैं? देखिए, जब $130 तक पहुंच चुका था तो दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेज फर्म्स के करीब 180 तक के भी टारगेट्स आ रहे थे, बट आप इस माहौल में कैसे क्रूड की चाल देख रहे हैं? क्या $100 के नीचे जाते हुए भी आप क्रूड को देख रहे हैं? सी आई थिंक ये जो $180-200 का जो व्यूज आए थे, वो काफी हद तक ये इसके वजह से, क्योंकि अगर यूरोप रशियन ऑयल को बैन करता है, यूरोप अगर इंपोर्ट बंद कर देता है या यूरोप उसके ऊपर एम्बार्गो लगा देता है, तो डेफिनेटली रशियन इसके वजह से जो 5-6 मिलियन बैरल्स जो है मार्केट से हट जाएगा और उतना रिप्लेसमेंट कैपेसिटी नहीं है, तो देन आपको 180-170 जो भी है वो आ सकता था, तो वो एक्चुअली रूल्ड आउट है, नंबर 1। दूसरी चीज है कि व्हाट इज रियल प्राइस, कि ये अभी अगर पीस रिटर्न होता है, अगर सीज फायर अनाउंस होता है, कहीं ना कहीं अगर ये वॉर एंड होता है, शायद कंप्लीटली ये जो मामला सुलझेगा नहीं है, बट एटलीस्ट कम से कम जो वायलेंस बंद हो जाता है और वॉर का सीज फायर अनाउंस होता है, तो रियलिस्टिक मार्केट प्राइस शुड बी समवेयर अराउंड $96-97 के आसपास मुझे लगता है वो स्टेबलाइज होना चाहिए। बट अगर वापस $80-85 आने में समय लगेगा, बिकॉज अभी भी रशिया के ऊपर पेमेंट रिलेटेड डॉलर ट्रांजैक्शन और बैंकिंग रिलेटेड सैंक्शंस लगे हुए रहेंगे। इतना आसान नहीं होगा उसको बाईपास करते हुए रशिया को एक्सपोर्ट करने में, बट रियलिस्टिक प्राइसेस $97 के आसपास स्टेबलाइज होना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्रूड पे आगे की चाल आप कैसे देख रहे हैं वो हमें दर्शकों को बताने के लिए। तो क्लियरली जो इतनी गिरावट आज हम देख रहे हैं, किशोर जी का मानना है कि आने वाले समय में $96-97 तक इस पूरे माहौल और वातावरण के बीच क्रूड के दाम जाने चाहिए, बट $80 से $85 प्रति बैरल आने में अभी थोड़ा सा वक्त है। पर चलिए, इसी के साथ स्वदेश आर के इस बुलेटिन को समाप्त करने का यही वक्त हो चला है। पर देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।